के माननीय मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने कल रात में देर रात तक उपस्थित रह के माननीय सांसदों को जो मौका दिया रेल बजट पर बहुत डिटेल चर्चा करने का, तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सबको बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे, हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के इस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। और कल मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि कल माननीय सांसद 2 दिन में माननीय सांसदों ने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे, पक्ष से और विपक्ष से दोनों ही तरफ से कई अच्छे सुझाव आए और मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष के सांसदों को कि आपने कई जगह रेलवे के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों को आपने सराहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस जवाब को मैं 10 पॉइंट्स में रखना चाहूँगा और प्रयास रहेगा कि जितने भी विषय आए हैं उन सारे विषयों को एड्रेस करें। जो विषय जितने भी हैं उन विषयों में 3 तरह के, बेसिकली अगर उसको क्लासिफाई करो तो 3 तरह की कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी जो जनरल पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरी कैटेगरी जो इंडिविजुअल सांसदों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे, कई जगह स्टॉपेजेस का मुद्दा, कई जगह ट्रेन के एक्सटेंशन का, कई जगह आरओबी आरयूबी के कंस्ट्रक्शन का, कई तरह के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस तीसरी कैटेगरी है किस तरह से रेलवे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक नई दिशा में जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज को इन 10 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा माननीय सांसदों ने रेज किया, और अध्यक्ष जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी भी विषय पे कितना भी क्रिटिसिज्म आए, कोई भी पॉइंट आए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, विषय को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं। जो विषय सबसे पहले मान्यवर सांसदों ने पॉलिसी का कई जगह रेज किया, सदन में, सदन से बाहर भी, उन विषयों को सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये और साधारण से साधारण नागरिक की यह सवारी है। इसी भावना के साथ पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि रेलवे की सुविधा हर जन साधारण को मिले और जो हमारी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको भी मिले। मैं सबसे पहले जो जनरल कोच का मुद्दा आया उसको एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनरल कोच रेलवे में करीब जनरल और एसी का अगर हम अनुपात देखें, जो रेशियो देखें, करीब 2/3 जनरल यानी नॉन एसी कोचेज जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेज होते हैं और 1/3 एसी कोचेज का एक कॉम्पोजिशन हमेशा रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि
यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में हो जाएगा। आगामी समय के लिए 10,000 स्पेशल प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है, 10,000 जनरल कोच का प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि जनरल कोच की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके समक्ष सभी देशवासियों को, सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखें, ऐसा निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके। अमृत भारत ट्रेन पिछले जनवरी में, कुछ ही महीनों पहले जनवरी में इस ट्रेन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने विषय रखना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेन, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज हैं, जनरल कोच हैं, इन दोनों ट्रेन में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन इतनी पॉपुलर है कि करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया। अध्यक्ष जी, 1000 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में 400 रुपये में, 450 रुपये में होती है। और बहुत ही आपने सबने देखा होगा जो पुराने 1980 और 1990 की डिज़ाइन के LHB कोचेस थे, उन सब की ट्रेन में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक उस जमाने की थी, 80 और 90 की डिज़ाइन, 70s की 80s की डिज़ाइन थी। आप अमृत भारत ट्रेन में बैठोगे, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स एक नई टेक्नोलॉजी लाए जो कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। और भी कई सारे फीचर्स हैं, अच्छी टॉयलेट्स हैं, अच्छे जो चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बर्थ की डिज़ाइन चेंज हुई है, कई तरह के इसमें नए फीचर्स लगे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जैसा आरंभ में कहा, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है, जन साधारण की सवारी है। ये जो 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा अमृत भारत ट्रेन को चलाने का, इस एक्सपीरियंस के आधार पर और 13 नए इम्प्रूवमेंट्स ट्रेन में किए गए, विशेषकर जो अपर बर्थ पे चढ़ने का। और मैं अगर आपसे निवेदन भी करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में अपर बर्थ और मिडिल बर्थ में चढ़ने के लिए टॉयलेट्स की क्लीनिंग और बेटर हो, पानी का फ्लो, टैंक में पानी के टैंक के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह वगैरह, कई तरह के ऐसे इंप्रूवमेंट्स 13 इंप्रूवमेंट्स किए गए जो कि अगली 50 अमृत भारत ट्रेन में इंक्लूड होंगे। ओवरऑल मैं इस महान सदन के सामने इस विषय को रखना चाहूँगा कि NDA की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस गरीब से गरीब वर्ग पर और मिडिल क्लास वर्ग पर है। और इसीलिए सारा का सारा जो ट्रेन का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी उसी आधार पे हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि कल और परसों 2 दिन विपक्ष के कई सांसदों ने, मान्यवर सांसदों ने भी वंदे भारत ट्रेन के लिए डिमांड की। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई जगह कांग्रेस के बाहर, इस सदन के बाहर कांग्रेस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, और कई बार दूसरे कई दलों के भी आते हैं, लेकिन संसद में जो प्रामाणिक तौर पर कहा, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन का और जो आत्मनिर्भर भारत की इस बड़ी ताकत का जो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, उस एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड पर ये बात रिकॉर्ड पे रहे इस महान संसद के कि जब वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन के डेवलपमेंट की बात आई 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली 2014 में। 2015 में जब निर्णय लेने की बात आई
कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक अच्छे क्वालिटी की मच बेटर जो आज के भारत की एस्पिरेशंस है मिडिल क्लास की, उस एस्पिरेशंस को एड्रेस करे वैसी ट्रेन बनानी है। तो ये रिकॉर्ड पे रहे माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो पुरानी पद्धति थी कि बाहर जाओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, उस पद्धति को उन्होंने नकारा और स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे भारत के इंजीनियर्स, उनकी क्षमता है, मेरे भारत के वेल्डर्स, मेरे भारत के इलेक्ट्रीशियंस, हमारे देश में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम अपने आप डिजाइन करेंगे। और अध्यक्ष जी, ये वंदे भारत ट्रेन उसी आत्मविश्वास का, उसी भारत की क्षमताओं पर, भारत के युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास की एक झलक है, विश्वास की एक मिसाल है कि आज ये ट्रेन 100 से ज़्यादा सर्विसेज देश के कोने कोने में, करीब करीब हर राज्य में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल मान्यवर कई सांसदों ने कहा कि भेदभाव की बात कही। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस महान सदन में रखना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का रोल आउट किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर प्रदेश में वंदे भारत को रोल आउट करें। और इसी कारण आज केरल से लेके आसाम तक और जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन सर्विस दी। कहीं पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की भावना नहीं है। किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पूरे देश का ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पैसेंजर सर्विसेज की इसी कड़ी में दो बहुत अच्छे जो इनोवेशंस हुए वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर हैं, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर हैं 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिज़ाइन की गई है और पहली गाड़ी डिज़ाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज़, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रेन वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है माननीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्षों में ट्रेन के ट्रैवल को, एक साधारण मानवीय की सवारी को एक नया स्वरूप देगी। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो इनोवेशन है जन जन को भाएगा और देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं, 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, यानी एक से अधिक बार जो ट्रैवल करते हैं, 700 करोड़ पिछले वर्ष ट्रैवल किए हैं पैसेंजर्स टोटल, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और नई टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और लगातार इंप्रूवमेंट करते रहो। ये जो भावना है, ये एक भावना को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बाद में आऊँगा जो सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसेंजर सेफ्टी का। अध्यक्ष जी, पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और मैं धन्यवाद भी दूंगा मान्यवर सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मान्यवर सांसदों ने बहुत ही एक प्रभावी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस विषय को डिबेट के दौरान रखा। मैं आपके समक्ष जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात करूंगा पहले और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतीय रेलवे में, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी और उसके कारण हर साल कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती थी जिसमें कोई स्कूल बस, कोई ट्रक, कभी कोई स्कूटर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिना व्यक्ति वाली फाटक से क्रॉस करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे फोकस्ड परिणामों के कारण, एक्शन के कारण 2019 में देश में करीब जो 9000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी, वो सारी की सारी
कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। जगह जगह आरओबी बनाए, कई जगह गेट लगाया, कई जगह अंडरपासेस बनाए, वो कंप्लीट हुआ। वो एक बहुत बड़ा समस्या का कारण था, वो समाप्त हुआ। अध्यक्ष जी, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980-1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में 2964 स्टेशंस को कवर किया गया, और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं, वो सब के सब आपस में इंटर ऑपरेबल बने। यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है, वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया, और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8000 स्टेशन है हमारे, सारे के सारे स्टेशन को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इंप्रूवमेंट में। अध्यक्ष जी, तीसरा बड़ा काम हुआ, सब जगह करीब करीब पूरे देश में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई, और ये कई मान्यवर सांसदों ने उठाया, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कवच की व्यवस्था, और कई मान्यवर सांसद जिन्हें कल डॉक्टर काकोली जी ने भी कहा कि जब ममता दीदी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब थी, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर थी, तब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीपी टेक्नोलॉजी, इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को एटीपी कहते हैं। सारी की सारी दुनिया में, चाहे आप जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, बेल्जियम लीजिए, इटली लीजिए, जापान लीजिए, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में एटीपी सिस्टम्स लगने लगे। 1980 और 1990 के दशकों में करीब करीब जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को एटीपी सिस्टम से कवर किया, और उसमें कई मॉडर्नाइजेशन होते गए। लेकिन एटीपी का माने ये होता है कि अगर ड्राइवर मिस कर जाए सिग्नल को, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन की, पहले 30-40 kmph की स्पीड्स होती थी, अब 100, 110, 120, 160, इस तरह से ट्रेन की स्पीड्स बढ़ती जा रही है, तो लोगों के जो ड्राइवर को सिग्नल को दिखने का समय होता है वो बहुत कम होता जाता है। बहुत स्वाभाविक है, तेज स्पीड से गाड़ी चली तो सिग्नल दिखने का जो समय होता है वो कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया ने 1970-1980 के दशकों में ये टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के एक भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। मैं धन्यवाद तो दूंगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट, और जिस एक संवेदना के साथ बहुत ही एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को या किसी भी एक नए टेक्नोलॉजी को लाना होता है, वो भावना के साथ नहीं किया गया। जब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लाए गए 2006 में, करीब करीब 1500 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे लगाए गए थे। लेकिन अध्यक्ष जी, किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूंकि एक इंजीनियर हूं और ये इसी दुनिया से आता हूं, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस का कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन था ही नहीं, और लगाने के बाद में करीब करीब 7 साल तक उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में उसको फेल घोषित करके उसको अबैंडन कर दिया गया था। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता। ये काम करने की जो पद्धति है, रेलवे जैसी इंपॉर्टेंट सिस्टम को जो फोकस देना चाहिए, वो फोकस नहीं था, और वो फोकस आज है। ये मैं स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा अध्यक्ष जी। इसीलिए एक सेकेंड
एक सेकंड अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने जिम्मेदार लेते ही, मैं आऊँगा फैक्ट डेटा पे आऊँगा, अभी आपको डेटा पे दूंगा, उसके बाद में आप चुप हो जाएंगे भाई। अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब टीकैस था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, सिल 1, सिल 2, सिल 3, सिल 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं, कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। अध्यक्ष जी, ये प्लीज जस्ट लेट मी कंप्लीट। अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस भावना को, दादा की इस भावना को मैं वेलकम करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर सांसदों की भावना का सम्मान करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जो हमारे जिन देशों के, मैं बिना किसी देश का नाम लिए, एक सेकंड दादा, प्लीज लेट मी कंप्लीट दादा, प्लीज लेट मी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी देश का नाम लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा करीब 70,000 से ज्यादा किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, उससे काफी कम संख्या आधे रेलवे नेटवर्क की साइज वाले देशों ने अध्यक्ष जी करीब 20 साल लगाए ATP सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क में देश के हर किलोमीटर पे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, और भी कई स्टेप्स लिए गए, जिन स्टेप्स का अगर विवरण दें तो सेफ्टी पे जो मेहनत हुई है वो आपके समक्ष आएगी। अध्यक्ष जी, ट्रैक फेलियर सबसे बड़ा विषय होता था, इसीलिए ट्रैक्स पे बहुत फोकस करके आप देखें, यूपीए के 10 वर्षों में करीब 32,000 किलोमीटर का ट्रैक का रिन्यूअल होता था, उसकी जगह 43,000 किलोमीटर का रिन्यूअल हुआ एनडीए के 10 वर्षों में। हाई क्वालिटी जो 60 किलो की रेल्स होती है, जो कि बेटर क्वालिटी की, बेटर स्ट्रेंथ वाली रेल्स होती हैं, वो मात्र 57,000 किलोमीटर पे लगी थी यूपीए के 10 वर्षों में।
एनडीए के 10 वर्षों में 1,23,000 किलोमीटर लगी हाई कैपेसिटी बैटरी स्ट्रेंथ की। अध्यक्ष जी, वैसे ही कल मान्यवर एक सांसद ने कहा था अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन क्यों नहीं करते। अध्यक्ष जी, अगर हम देखें 26,52,000 अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन के टेस्ट किए गए 10 वर्षों में, और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव की गई। अध्यक्ष जी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उस पुरानी टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति हाथ में अल्ट्रासाउंड की मशीन लेके ट्रैक के ऊपर जाता था और उससे जितना उसमें डेटा आता था वो आता था, उससे एक्यूरेसी पूरी नहीं आ पाती थी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोक्योरमेंट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है और करीब करीब हर जोन में फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगा के, ताकि ट्रैक्स में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको अच्छे से तुरंत उसको समझा जा सके। और मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष, मैं पेपर का उपयोग करूँ अगर आपकी अनुमति हो। ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पर इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन, और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल जीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सबका प्रयास होना चाहिए, आपका भी हमारा भी, हम सबका प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोचेस बहुत ही सेफ कोचेस होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता, और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेस की जितनी हो सके करनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखें यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 2,300 LHB कोचेस बने थे, और एनडीए के 10 वर्षों में पहली और दूसरी टर्म मोदी जी की उसमें 37,000 LHB कोचेस बने। 37,000, इतना बड़ा फर्क आया, इतना बड़ा डिफरेंस आया। लेकिन अध्यक्ष जी, हमें प्लीज़ हमें अध्यक्ष जी इस पर भी नहीं रुकना है, हमें इस पर भी नहीं रुकना है। हमें A to Z जितने भी ICF कोचेस हैं पुराने 1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सबको रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि LHB 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में, वो TOT वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिज़ाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिज़ाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन्स, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिज़ाइन भी काम में हाथ में लिया है। मान्य जी, स्टील एल्यूमिनियम दोनों में से जो भी होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छा सेफ होगा। और बहुत ही ध्यान से अध्यक्ष जी, जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूंकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि माननीय सांसद पूछ रहे हैं इसलिए मैं नंबर रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। एक भी एक्सीडेंट खराब होता है माननीय अध्यक्ष, कोई किसी को सुख नहीं होता है कि इस तरह की परिस्थिति कोई देखे। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68%, 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है।
अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के साथ अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखिए, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं माननीय अध्यक्ष जी कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था।
दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं पर। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है अब, जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप 2 मिनट देंगे तो मैं समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा, मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आप की तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हैं, समझे ना? मैडम बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005 माननीय मंत्री जी, आप
आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी आप माननीय बैठे अध्यक्ष बैठे जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स। 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया माननीय अध्यक्ष जी। लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है अध्यक्ष जी। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के संबंध में जीरो था, जीरो। एक भी लोग, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी। ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊँगा माननीय अध्यक्ष जी, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है माननीय अध्यक्ष जी। केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज, यूपीए के कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष जी। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए माननीय अध्यक्ष जी। तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, फेडरल व्यवस्था में जो ज़मीन का काम होता है, जो लैंड एक्विजिशन का काम है, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि आप केरला और तमिलनाडु में पूरी तरह से सहयोग करें और लैंड एक्विजिशन के लिए हेल्प कराएं। आप बताओ माननीय अध्यक्ष जी, कल कई प्रोजेक्ट्स के नाम लिए गए। आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ तमिलनाडु ऑनरेबल MPs. Honorable Speaker Sir, if you look at any of these projects, Attipattur or Puttur new line, we require 189 hectares of land. The land acquired is zero. If you look at Madurai Tuticorin Aruppukkottai new line, the land required is 871 hectares. The land acquired is only 75 hectares. If you look at Morapur Dharmapuri new line, the land required is 91 hectares. The land which has been acquired by the government of Tamil Nadu is only zero. That is the condition, Honorable Speaker Sir. We require 2,749 hectares land in Tamil Nadu to complete the projects. Unfortunately, only 807 hectares of land has been acquired.
Honorable Chairman sir, whatever we can allot, what's important is that the states must also come forward and acquire the land, make sure that the cooperation is given so that we can complete the railway projects. Honorable Chairman sir, if you look at any state, the record allocation has been made in the current budget. माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत चर्चा हुई और उसके जो बेनिफिट अभी मिलने लगे हैं वो मैं रिकॉर्ड पे आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। अगर हम देखें करीब 50 वर्षों में मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मात्र 20,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इसका जो बेनिफिट मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 600 मिलियन टन जो एडिशनल कार्गो हुआ है उसके कारण 640 करोड़ लीटर डीजल बचा है और अगर उसको हम जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं 400 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हुए। अगर उसे गिने तो 16 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी शेष विषय पर आऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिस संस्था के लिए हम सबको मिलके प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें विपक्ष हो, अपक्ष हो या पक्ष हो, सभी की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को सभी पूरा करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और सभी मान्यवर सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबने चर्चा में भाग लिया। मान्यवर विपक्ष के सांसदों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी कई अच्छे शब्द बोले रेलवे के लिए और आपने जो भी आपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए उन सभी सुझावों पे काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्यों, रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए, जो सदस्य ना गए, मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के प्रश्न हाँ वालों के कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 24-25 की अनुदान मांगों की सभा के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मार्कशीट के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में संध्याय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनावश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से माननीय राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य के प्रश्न हाँ के हैं, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के प्रश्न रेल मंत्रालय संबंधी। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। कल देर रात को 11 बजे तक सदन चला और अंतिम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी भी पूरे समय सदन में उपस्थित रहे और एक एक माननीय सदस्यों की उन्होंने बात की। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो अच्छा होता कि माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्री जी की सारी बातों को सुनते। अगर कोई इसमें विषय उठाना होता तो मैं उनके बाद में उनको सवाल का उठाने का प्रश्न उठाने देता। लेकिन ये व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को उसमें बीच में एंट्री करने का और प्रश्न पूछने की व्यवस्था कभी नहीं रही, न कभी परंपरा रही। और मैंने पूरे समय देर रात तक सभी माननीय सदस्यों को सुना। ये अच्छा परंपरा नहीं है और अच्छी परिपाटी भी नहीं है। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कभी भी कोई माननीय सदस्यों के बैठे कोई भी माननीय सदस्यों का रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अभी व्यवस्था दी और अभी आप भी टूट गए। और मैं कहूंगा कभी भी इधर के सदस्य बोल रहे हैं तो भी हमें एंट्री नहीं करना है।
व्यवस्था सबके लिए व्यवस्था है, सदन के लिए सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे। अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा के मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन मान्य सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचारित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्ताव की संख्याएं लिखी हो और जिनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची में कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वो अपनी सूचना सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं। आइटम नंबर 18, शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। श्री तेजस्वी सूर्या। माननीय अध्यक्ष जी, देश के युवाओं से संबंधित और देश के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने के लिए आपने मौका दिए हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस बजट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है वो इस देश के युवाओं के ऊपर है और देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आने वाले 50 साल में उनको हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए इस बजट में कई सारे प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को इस बजट में 4 करोड़ युवाओं को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और उनको एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से सक्षम बनाने का योजना लागू करने के लिए और विजन और ब्लूप्रिंट लगाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को मैं देश की युवाओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैडम स्पीकर, over the last 10 years there has been a significant improvement in the infrastructure of the country's education system, in the quality of our education system, thanks to the multi-dimensional reforms that the government under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has made. It was always felt that governments after independence, with the exception of the Atal Bihari Vajpayee government, which introduced the Sarva Shiksha Abhiyan, which gave great primacy to improving the quality of our infrastructure in public schools, especially private in rural schools. With the exception of that, our education system was largely neglected. It did not have adequate finance. The syllabus, the curricula was very rigid. I would dare say it was out of date. It was not keeping up with the pace and need of times. It was not accessible, affordable to all sections of the people. As a result of that, the quality of human resource that the country produced over the last so many years is painfully low, is painfully inadequate for a country as large as ours. However, in the last 10 years, things have changed drastically. Especially the kind of budgetary allocations the Ministry of Education has received, the important Ministry of Education has received under the Narendra Modi government is something spectacular. Madam Speaker, I would want to draw your attention to the difference in the quantum of funding that our education department has received. In 2013-14, the budget of the higher education department was only 26,750 crores for a country as large as ours. Today, 10 years since, the Education Ministry's budget has increased by 78% under Narendra Modi government, and it is 47,619 crores. India is the world's most populous young country. 650 million young people in India are in the age group of 18 to 35. What is the size of this 650 million? If you understand it in terms of the population of the United States, the population of young people in India in the age group of 18 to 35 is 2 times more than the total population of United States of America.
That's the amount of young people that we have to empower, upskill, educate, and provide employment opportunities with. And especially at a time when the world is facing the challenge of emerging technologies like artificial intelligence, Internet of Things, automation, finding gainful employment to such a large number of young people in a democratic country. No country in the world has faced a challenge of this kind. In that sense, it's an unprecedented challenge. Keeping this global context and domestic context in mind, the Honorable Finance Minister has presented the 5 Prime Minister's Employment and Skilling Yojana, which is going to touch the lives and transform the lives of more than 4 crore young people in the next 5 years. This is historic in every sense of the word. Madam, in the last 10 years, thanks to the renewed support, infrastructure, and the political capital that was expended on the education department, the country has seen massive growth in the education infrastructure. I would want to highlight your attention and the August House attention just to a few data points on the quantum leap the country has made in the educational infrastructure that we have made available to our young people. Pre-2014, India had 723 universities. Today, India has 1,113 universities. 390 new universities was built in the last 10 years. In the last 10 years, 7,262 new colleges were built. Pre-2014, we had 36,000 colleges in the country. We today have 43,000 colleges in the country. Higher education institutions, we had 49,000 in the country before 2014. Today, we have 56,000 higher education institutions in the country, a 14% increase. The density of colleges, number of colleges to a lakh population has increased 20% in the last 10 years. In other words, education and the creation of education infrastructure has made education more affordable, more accessible to young people in this country. मैडम, आप जानते हैं, इस देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के वजह से मध्यम वर्ग की जनता, जिनको एक उनके जीवन स्तर से ऊपर उठकर जीवन में एक अच्छे लेवल पे आने के लिए एजुकेशन ही उनके पास एक मौका होता है, ऐसे मिडिल क्लास के लोग सांसद के पास एडमिशन के लिए जाते थे, एमएलए के पास जाते थे, उनका सिफारिश के लिए जाते थे। इसका मूलभूत कारण ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो फर्क था, ये सबसे बड़ा था। और इसके वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था, सप्लाई कम थे, इसके वजह से कैपिटेशन फीस, इसके वजह से मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट कोटा, ये सब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी पूरे देश में था। पर आज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करने के वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हम कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जितने युवा कॉलेज में एडमिशन्स पाते हैं, उसमें बहुत फर्क हो चुका है। मैं आपके संज्ञान में लेकर आना चाहता हूं, इन द लास्ट 10 years in higher education there has been a 26% increase in the gross enrollment ratio from 3.42 crore to 4.33 crores। और इसमें मैडम आप ये जानकर खुशी लगेगा, बहुत अच्छे लगेगा हम सबको, फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि अपने महिला, अपने युवतियां जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उसमें 32% इंक्रीज पिछले 10 साल में हुआ है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी के जो संकल्प था, इस संकल्प के सबसे बड़ा एक इंपैक्ट हम इसमें देख रहे हैं। और हम जानते हैं आज के जमाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण फील्ड्स होते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ टेक-लेड, टेक डिपेंडेंट वर्ल्ड। और स्टेम एजुकेशन में पिछले 10 साल में महिला और युवतियों का एनरोलमेंट 43% ज्यादा हुआ है पिछले 7 साल में। ये नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विमेन एम्पावरमेंट के एक अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटीज में 51% एनरोलमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पीएचडीज में 81% इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ पीएचडीज, which shows the qualitative increase, qualitative throughput of our higher education institutions. Northeast में भी यही हालत है। And I must bring the attention of this house to another very important aspect. ये जो gross enrollment ratio देश में बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के एससी हैं, इस देश के एसटी हैं और इस देश के महिला हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कल परसों से चर्चा बहुत सारे रिजर्वेशन के ऊपर हो रहा था और प्रतिपक्ष नेता ने भारतीय जनता पार्टी को और अपने सरकार को ओबीसी विरोधी, एससी विरोधी, एसटी विरोधी के रूप में
एक पेंट करने के लिए, एक चित्रण करने का प्रयास वहां से हो रहा था। पर आज मैं आपके सामने फैक्ट्स के आधार पर और हिस्टोरिकल कुछ एक दो इंसिडेंट्स के आधार पर बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर मंडल रिजर्वेशन का, मंडल रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ होता और पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं को विशेष रूप में एनकरेज करने के लिए प्रयास नहीं हुआ होता, आज के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में क्या फर्क होता था। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में देश के युवा जो एससी समाज से आते हैं, उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। और एससी समाज से जो महिला आते हैं, युवती आते हैं, उनका एनरोलमेंट 51% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। जनजाति समुदाय से जो आते हैं, एससी, एसटी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 65% इंक्रीज हुआ है 10 साल। जनजाति महिला युवतियों का एनरोलमेंट 82% हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी युवाओं का एनरोलमेंट 45% ज्यादा हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी महिला युवतियों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 49% हो चुका है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। ऑन द अदर हैंड, मैडम, when the Mandal Commission recommendations were tabled for more than 10 years, neither Indira Gandhi ji nor Rahul Gandhi ji moved an inch on implementing the Mandal Commission reforms. If there is any government and if there is any party that has been the most anti-OBC, most anti-SC/ST party, it is the Congress party, and the Congress party's government. Madam, OBC के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ इनका नफरत इतना था, ये एक इंटरव्यू में बाहर आता है। 3/3/1985 को माननीय राजीव गांधी जी ने नव भारत टाइम्स के एडिटर आलोक मेहता को एक इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में माननीय राजीव गांधी, तत्कालीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो एक बयान देते हैं और ये बयान मैं पढ़ना चाहता हूं और इस अगस्त हाउस के रिकॉर्ड में मैं ले आना चाहता हूं। राजीव गांधी जी कहते हैं, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। जो आरक्षण के अधिकार वर्ग है, उनको राजीव गांधी जी ने बुद्धू कहे थे। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द थिंकिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉप लीडरशिप। और आज आप देखिए कर्मा कैसे वापस आता है। जिन वर्ग को बुद्धू कहा गए थे, उस पार्टी का नेता को जनता क्या कह रहे हैं, आप सोचिए, कर्मा कैसे वापस आता है। माननीय अध्यक्ष जी, we have also made tremendous progress in the quality of our education system thanks to the introduction of the national education policy. देश की एजुकेशन पॉलिसी लगभग 30 दशक से रिव्यू नहीं हुआ था। और एजुकेशन ऐसा फील्ड है मैडम, हर 3 साल, हर 5 साल में अपडेशन की जरूरत होते रहते हैं। If you do not update our curricula, if you do not update our syllabus, if you do not update the quality of education that we are providing to our children, there is a very high chance of them learning things which are not required. और इस देश के एजुकेशन सिस्टम का हालत ऐसे हो गया था, ये एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसी को नहीं रिव्यू करने के वजह से आप में जो भी क्वालिटी है, टैलेंट है, आप या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, या आप मेडिकल नहीं पढ़ेंगे, या आप 1-2 प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं पढ़ेंगे, तो आपको वैल्यू ही नहीं था। और इसलिए पूरे देश में एक प्रकार से रैट रेस शुरू हुआ। सब आईआईटी में जाना है, सबको इंजीनियरिंग ही करना है। और मैं तो बैंगलोर से आता हूं, और बैंगलोर में ऐसा है कि आप पहले लाइफ में इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो करो। This was the quality of our education system because we did not review our education system, our quality of our education provision to make it flexible, to make it up to date. And I would flatly blame all the previous governments, 70 years, which did not review the education system properly and make it more creative, innovative, making it more problem-solving centric. And this was changed by the introduction of the National Education Policy 2020. Madam, 34 years के बाद, लगभग 30 दशक के बाद, देश के एजुकेशन सिस्टम का एक आमूलाग्र परिवर्तन देश में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी
एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, एक नया पॉलिसी का इंट्रोडक्शन 2020 में हुआ। इसमें 3-4 बड़े बड़े चेंजेस हैं। मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं का ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो चेंज हो चुका है वो अपने एजुकेशन चॉइस के फ्लेक्सिबिलिटी पे। इससे पहले क्या होता था, इफ आई वॉज इंटरेस्टेड टू स्टडी से हिस्ट्री and also study along with it say physics, I did not have the opportunity of choosing both a science subject and a subject with social sciences. If I wanted to study economics and at the same time if I also wanted to study say art, or if I wanted to say mathematics, I would not get the opportunity because there was an inherent rigidity that did not allow for these multidisciplinary courses to be taken. For the first time, the national education policy has now introduced a flexibility in our higher education where the student is now free to choose the subject that he wants to study. I think this was a long pending reform that crippled the creativity and the talent of our young people by crippling this choice, by not giving them this choice. I think this availability, making availability of the flexibility of choice for a student to choose the option that he wants, the subject that he wants, is a very, very welcome reform that the NEP has brought. Madam, the second big reform that NEP has brought is with respect to changing the focus of our education system from what was essentially a Eurocentric, Euro-created, colonized education system to an India-centric education model. And two big aspects demonstrate the change that has taken place in this sector. One, the focus on mother tongue-based education system. All over the world, Manya Adhyaksh ji, it has been proven through various education systems, education surveys, that the most effective medium of teaching, especially in the formative years of 2 to 8 years old for children, is in the mother tongue. And those children who learn non-trivial educational concepts in the mother tongue, their retention capacity, their understanding capacity, their comprehensive capacity is far higher than compared to students who would have learnt a particular concept in a non-mother tongue language. But for a long time, this colonized obsession of English medium education, I'm not taking away the importance of learning the English language, but the obsession of English medium education, even at the primary stage, was a very big challenge for our young people, especially the children from rural areas, to understand the fundamentals of any subject. For the first time, the education policy has made it mandatory for primary education to be in the mother tongue in the country, thereby strengthening the regional languages of this country and also the mother tongue languages of this country. It is also, I'm coming to Hindi imposition, sir. I'm coming to Hindi imposition. I also come from Karnataka, which is a non-Hindi speaking state. Please give me 2 minutes. I'll come there. माननीय अध्यक्ष जी, ये एजुकेशन पॉलिसी के एनईपी के जो विजन स्टेटमेंट है, इस विजन स्टेटमेंट के बिगिनिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखाया जाता है that we are moving towards the India-centric education system. मैं कई बार सोचा कि ये India-centric education system के क्या होता है, ये क्या होता है? What is the meaning of this India-centric education system? और मुझे पता चला, मैं जब सोच रहा था एक अनुभव के आधार पर, that for a long time our education system, वो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम रचा के गए थे, कॉलोनाइज एजुकेशन सिस्टम थे, उसके हिसाब से उसके रास्ते पे हम चल रहे थे। मैं 8 साल 10 साल पहले कर्नाटका के एक गांव में एक कार्यक्रम के लिए गया था और एक सामान्य किसान के घर पे मैं गया। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, आई वुड वांट टू स्टेट दिस इन इंग्लिश। आई हैड विजिटेड द हाउस ऑफ अ farmer in one remote part of Karnataka about 8-10 years ago. In the evening, we were sitting and chatting with the farmer. The young child from school, the farmer's kid, comes back from school with a uniform, a convent school, removes his bag and everything, changes into home clothes, comes and immediately starts studying and making his homework. It was like a very good boy who goes to school, comes back and immediately starts working on the homework. But the farmer father seemed very agitated. He said, "Aap andar jao, get inside, don't sit in front of me." I asked the farmer, "Your son seems to be a very adarsh balak. He goes to school, came back, immediately started doing homework. But why are you so angry? Why are you shooing him away?" The farmer father said, "From the last 4 years, we have not had rainfalls in our state, in our village. But every evening,
my kid who goes to this English medium school comes home and starts saying, Johnny, Johnny, rain, rain, go away, little Johnny wants to play, rain, rain, go away, little Johnny wants to play. What he meant to say was, the rhymes that were taught in our schools, in the English medium schools, neither had any context or relevance to the immediate local culture and our understanding. This is not to say that we must not learn the English language. We must learn every language in the highest quality possible. But unless education is made available in the primary standard in our mother tongue, we will not be able to communicate and transmit the culture of this soil. So if there is one government in the last 70 years that has given importance to mother tongue education and made available through the national education policy provision for medium of instruction to be in the mother tongue, it is the Narendra Modi government, and no government before has done this. Madam, on the point of Hindi imposition, my friends from the DMK have been asking pointed questions. I would want to take a minute. I'm a member of the Bharatiya Janata Party, and most importantly, Kanimoiji, I come from Karnataka, which, like you, is a non-Hindi speaking state, and I am as opposed to imposition of Hindi as possibly you are, and rather more sincerely, because I have seen the DMK being hypocritical about their opposition to Hindi imposition. While be that as it may, let me take a minute. Let me take a minute to explain. Please, Madam, in this country, please complete kariye. In 1968, the first national education policy was introduced. The first national education policy mandated a 3-language policy. And this 3-language policy from 1968, from the first national education policy. Please, माननीय सदस्य, complete करिए. मैडम, आप मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट प्लीज. मैडम 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड. फ्रॉम द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, टू द 2020 education policy, other than the Narendra Modi government's education policy, every education policy that introduced a 3-language formula said you must compulsorily learn Hindi and another Indian language. Sir, please listen to what I am saying. Other than our national, you should have asked this question to your Congress people. Why did they impose Hindi? We have introduced an education policy. 1 second, sir. माननीय सदस्य मोहम्मद जावेद जी. Speaker, madam, our learned member from the DMK seems to have inadequate data and understanding of NEP. I don't have the National Education Policy 2020 for the first time has introduced an education policy that provides the choice for a student to learn any 2 Indian languages, and not necessarily just Hindi. So what happened the last 65 years was imposition of Hindi on the southern states and non-Hindi speaking states by the Congress party and the parties that you. आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं इस मौके पे अपने पार्टी लीडरशिप को और किशनगंज के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे यहां बैठने का और उनकी समस्या उठाने का मौका दिया. I stand here, ma'am, to speak on demand for grant for education. मैम, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा और तालीम होती है. और हमने देखा है कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में धीरे धीरे इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दी है. मैम, एजुकेशन इज द बेडरॉक ऑफ एनी सोसाइटीज प्रोग्रेस. Yet, for the past decade, the Modi government has systematically dismantled our education system and institutions. Today, I stand before you to highlight some of the policies and hollow promises. Ma'am, Bapu Mahatma Gandhi ji ne kaha tha, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. और पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, every child deserves timeless gift of education. और इसी भावना के साथ कांग्रेस ने 2009 में एक लॉ बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21A में सभी 6 से 14 साल के बच्चियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया. उसके बाद इसको बढ़ाने की बात हुई. आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत
ऊंची आवाज में कहा कि हम 18 साल तक पढ़ाएंगे, 12th तक पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया उन्होंने। हमने ये वादा किया था मुल्क को कि ये 3% से बढ़ा के 6% तक हमें ले जानी है अगर तालीम को सही रास्ते पे लाना है तो। कांग्रेस के वक्त में मैम, यूपीए के वक्त में 3.36 था, और ये मोदी सरकार जो खाली ढोल बजाती है वो कहती है कि हम सिर्फ 2.9% देंगे जीडीपी का। मैम ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक फिगर देना चाहता हूं, स्कूल में लगभग 26.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 4.3 करोड़ पीपल स्टडी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 11 करोड़ हमारे लोग स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस में अपनी हुनर सीखते हैं, और लगभग 1 करोड़ टीचर और स्टाफ है मैम। ये 1/3 आबादी है। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 43 करोड़, और इसमें आपने कितना दिया? 1.48 लाख। वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 प्रति महीना भी नहीं होता है। इसमें आप तालीम देना चाहते हैं, और इसीलिए नए नए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मोदी सरकार, लेकिन जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ किशनगंज जो 12 साल पहले दिया गया, आज तक फंड नहीं दिया गया। आई रेस्पेक्ट माई ऑनरेबल मिनिस्टर, ही ऑलवेज मीट्स मी विद वेरी मच अफेक्शन। सर अब तो पास करा दीजिए प्लीज, टीचिंग नॉन टीचिंग भी, उस पर मैं आऊंगा फिर से। सर 4,80,000 लगभग वैकेंसीज है टीचर्स की, और बिहार से जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं वहां लगभग 1.25 लाख लोग टीचर्स नहीं है। अब बताइए तालीम कहां से हासिल होगी? पढ़ाने वाले ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम? और इसीलिए बिहार के लोग जो मजदूर हमारे रूडी भाई हैं कि नहीं है? सर आपने क्या 4 करोड़ बोला था 13 करोड़ में, या 3 करोड़ बोला था? 4 करोड़ लोग अलग अलग प्रोफेशन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गए हैं। सर ये मेरे टाइम नहीं लेंगे, मैं नाम नहीं लिया। He's not yielding, sir. And I just mentioned, you can, after I speak, you can put your point. नहीं, नाम कहाँ लिया? मैम, और वही नहीं मैम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 61,180 वैकेंसीज हैं, ITIs में 4,425, IIM में 484, केंद्रीय विद्यालय में 12,000, जवाहर नवोदय में 3271। क्या पढ़ेगा बच्चा? इसीलिए मजबूर हो जाता है कोचिंग सेंटर में। आप जानती हैं क्या हुआ कोचिंग सेंटर में अभी दिल्ली में? कोटा में क्या हो रहा है? हर हफ्ते हर महीने में हम लोग को सुसाइड केसेस की खबर सुननी पड़ती है। और सबसे अफसोस की बात यह है मैम, अभी हमारे यंग ऑनरेबल मेंबर बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। मैडम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 42% वैकेंसीज हैं, और ये किनकी हैं? ये ओबीसी की है, SC और ST की है। तो ये सरकार जो है ये हर मामले में ये टारगेट करती है माइनॉरिटीज को, ओबीसी को, SC को और ST को। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है मैम। ऑफिशियल UDISE प्लस रिपोर्ट में बताया गया 2018-19 में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। पिछले 8 सालों में 78,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैम। लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है। यह है सरकार, मोदी सरकार। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि हम अच्छा तालीम दे रहे हैं, तो कैसे तालीम देंगे आप? अभी बहुत चर्चा में था और जरूरी भी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने बनाई, और क्या देखा हमने? 7 साल में 70 ऐसे केसेस हुए जो पेपर लीक हुए। बाहर मानिकदा ने लिखा था आपने ट्विटर पे कि बाहर न्यूज ये टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है मैम। UGC NET एग्जाम में 23 लाख कैंडिडेट ने भरा था, 3 डिफरेंट लेवल्स है, 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अक्रॉस 300 कंट्रीज UGC NET में किया। आपने 1-1 हजार करके उनसे फीस ली, पता नहीं और कितने हजार उनको पैसा लग गया होगा एग्जाम देने में और फीस भरने में। आदरणीय मोदी हमारे शिक्षा मंत्री जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने यहीं पे कहा था इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम में बी कॉम्प्रोमाइज। इट इज नॉट ओनली द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम्स बट सर इट इज द इंटीग्रिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट विच हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। बड़ी अफसोस की बात है मैम।
ये सब हालात को देखते हुए जितना प्रेशर है बच्चों को वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बताते हुए जो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 13,000 कुछ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की हमारे हिंदुस्तान में। और पता है क्यों? क्योंकि उनको सही सुविधा नहीं मिल रही है, उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कास्ट का जो तनाव है वो झेलना पड़ता है। इसीलिए लगभग 3 सुसाइड एवरी 2 आवर्स इज हैपनिंग इन इंडिया, जो बहुत ही शर्मनाक है किसी भी मुल्क के लिए। और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि इसका कास्ट सेंसस होना चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए जिसको जितना हक है। मैम, जो हायर एजुकेशन है उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। बर्बाद इसलिए किया क्योंकि जैसा मैंने बताया वैकेंसी, मैम अभी तो 5 ही मिनट हुए मैम, आई एम द इनिशिएटर ऑफ दिस। 10 मिनट होने को है, 1 मिनट में बात कर लीजिए। मैम 1 मिनट में, मैम 2 मिनट करिए कंप्लीट करिए। मैम क्या अभी तो 2 ही मिनट हुए मैम। मैम जो हालत हो गई मैम, कर लीजिए आप अपनी बात कंप्लीट जी करिए। मैम। 2 मिनट बस। जी मैम, जो हमारे बच्चे जो स्थिति है यहाँ पे, लगभग 13.25 लाख बच्चे 2022 में हमारे बाहर पढ़ रहे थे और इनके पढ़ाई के खर्चे लगभग 60 to 70 बिलियन डॉलर्स, दैट इज बिटवीन 5 and 6 लाख करोड़। और आपने हायर एजुकेशन में कितना दिया? 47 लाख करोड़, 47,000। तो 12 गुना से ज्यादा मैम हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर वो हम यहाँ खर्च करते तो हमारे बच्चे नहीं जाते। और वही नहीं मैम, पिछले 3 सालों में सर, पिछले 3 सालों में लगभग 24,500 हमारे बच्चे वहां पे उनका देहांत हो गया, मर गए। आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग वहां जाते होंगे जिनके 1 या 2 ही औलाद होते होंगे, उनका तो दुनिया उधर जाता है। मैं माइनॉरिटी इश्यूज पे आता हूं सर। किशनगंज के बारे में तो आपको मेरे ख्याल से आप भी रट गए होंगे, हम भी रट गए होंगे। यहाँ बापू जी का मूर्ति था, हम लोग बैनर लगा के प्रोटेस्ट करते थे, वो भी आपने पीछे करवा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसको चालू कीजिए। जो स्कॉलरशिप है उसको चालू कीजिए। एक आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। सर, वी ऑल्सो हैव एज मच इंटेलिजेंस एज एनीबडी एल्स, वी कैन कंट्रीब्यूट एज मच एज एनीबडी एल्स इन दिस कंट्री एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड। तो इसलिए आई अपील टू यू सर दैट you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। पास में एक मुल्क है, उसका नाम लिए मैं बताना चाहता हूं सर, 1 लास्ट मिनट। फॉरेन स्टूडेंट्स में 13.25 lakhs study abroad, and in India only 40,000 national from outside come here. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो एसपी सिंह पटेल Why? For what? The Honorable Chair was there. He took my name on a subject of Bihar. I will check the record. No, but you will check, then he will come and then I'll do it 4 days later. 2 minutes, sir. It's a legitimate. Without going to the record, how can I call you? Right of the member, right? But it's my right he has taken. Let me respond to him. Nothing will go on record. I will call you back. Please.
What he said? I want to check it now. He took his name. So what? I don't think. Okay. By I will call you. I'll call. Please. No. I will go through the. No. Then am I not allowed to reply back to him? Then I will do it. When will you give me this time? Fix a time for me. Oh, I will come to you. No. This is not question. No. It's a process. Mr. Rudy, you are a senior member. I was not in the chair. I will go through the card. I will call you back. But the Please, marshal is nothing will go on there. record. I will call you back. Please. Please. सर 1 मिनट मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर I will go through on card. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर Nothing. सर ये खोलेंगे Please, member, SP Patil can. What is the point of order? धन्यवाद। Rule. Which rule? Which rule? मैं डॉक्टर एसपी सिंह Which rule? पटेल आपको धन्यवाद देता हूं उसके बारे में पूछना You can. कि आपने मुझे Yes, अवसर दिया SP Singh. Please. यहाँ बोलने के लिए। मान्यवर, मैं पहले एक शिक्षक हूँ He took his name. और बाद में सांसद। बहुत खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं सौभाग्य से, जिससे मैं अपने उद्गार उनके सामने रखना चाहूँगा। मैं माँ सरस्वती और भारत के संविधान को नमन करता हूँ। चूँकि शिक्षा के बजट पर चर्चा है, इसलिए मैं सदन में अपनी बात आज के शिक्षक की भूमिका और उनकी समस्याओं पर रखना चाहता हूँ। इसलिए आपको मैं इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ शिक्षा सिर्फ चंद लोगों के लिए सीमित थी और समाज में सिर्फ 2 वर्गों को ही शिक्षा दी जाती थी, भारत का शेष समाज शिक्षा से वंचित था। यहाँ तक कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अपाला, घोषा जैसी शिक्षित स्त्रियों के बहुत कम ही उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। सदन में बार बार महाभारत पर चर्चा हुई, महाभारत के पात्रों को लेकर के, तो मैं भी एक उदाहरण रखना चाहूँगा गुरु द्रोणाचार्य का, जो केवल राजा और महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा देते थे। कभी उन्होंने गरीब, दलित या पिछड़े को शिक्षा नहीं दी। वहीं कर्ण के गुरु, ये भी महाभारत के एक पात्र थे कर्ण, उनके गुरु परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी और जब पता चला कि कर्ण शूद्र है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। कितनी विडंबना है कि एकलव्य जैसा विद्यार्थी यदि अप्रत्यक्ष रूप से धनुर्विद्या सीख भी लेता है तो उस समय के शिक्षक ने अपने शिष्य का अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में हुए हैं और आज भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक ताना बाना को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप देखें तो जातिवाद को बढ़ावा देने में हमारे सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको वर्तमान में लाना चाहता हूं। हम शुक्रगुजार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने भारत के संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, यहाँ तक स्त्रियों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया। इसी का परिणाम है कि आज का समस्त शिक्षक समुदाय बिना किसी भेदभाव के अमीर, गरीब और सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षित कर रहा है। संविधान के कारण ही आज का शिक्षक अपने विद्यार्थी से गुरु दक्षिणा में अब अंगूठा नहीं मांग सकता, अर्थात भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान की देन है और जाति पात से ऊपर उठ करके सोचने लगा है। ऐसा संविधान बनाया था हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और इसी संविधान को बचाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी एवं समूचा विपक्ष भारत की सड़कों पर उतरा, जिसे भारत की ऊर्जावान जनता ने हृदय से लगाया और संविधान की रक्षा की तथा बहुत से लोगों का घमंड भी चूर चूर किया। आप देखें, जो देश दुनिया में सबसे आगे हैं, अमीर हैं, वो देश शिक्षा में भी सबसे आगे हैं। उन्हीं देशों में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां हर वर्ष भारत के लाखों छात्र पढ़ने जाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं क्योंकि वहाँ भेदभाव करके अपॉइंटमेंट या एडमिशन नहीं होते। भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया की आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी शर्म की बात है कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा में हम कहाँ खड़े हैं? इसका मुख्य कारण है यहाँ का भाई भतीजावाद,
और मनवादी व्यवस्था के अनुसार अपॉइंटमेंट होना। आप लोग स्वयं देखें, हायर एजुकेशन में कितने वाइस चांसलर और कितने प्रोफेसर ओबीसी और SC ST के हैं? नगण्य हैं, बहुत कम संख्या में हैं। सिर्फ नाते रिश्तेदारों की ही भर्ती होती है, इसीलिए हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों ने एक व्यवस्था भी दी, रूल भी बनवाया, NFSC, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट्स, जिसके द्वारा OBC, SC ST और माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को जो योग्य होते हुए भी अयोग्य करार दिया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है और अपने लोगों को रखने को मौका मिल जाता है। ये सब खुलेआम चल रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं ध्यान चाहता हूँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और जितने भी सीटें हैं एक आरक्षण के अनुपात में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सब में हर जगह उनको जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने, चूँकि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं सांसद चुना गया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कितना भेदभाव होता है। हाई स्कूल और इंटर में भी OBC और SC ST के छात्रों को बोर्ड प्रैक्टिकल्स में दूषित मानसिकता के टीचर्स द्वारा कम अंक दिए जाते हैं। बस 2 मिनट और लगेगा। लेकिन कम अंक दिए जाते हैं और ये बात सब इस सरकार के समय में ज़्यादा हो रही है। OBC के कैंडिडेट्स को देखें, IIT, नीट, IAS, PCS जैसी हर परीक्षा में, बड़े से बड़े कंपटीशन में टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन तक लाते हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने में नॉट फाउंड सुटेबल की श्रेणी में कर दिया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसमें सुधार कैसे हो, इस पर सख्ती से निर्णय ले जिससे सभी को न्याय मिल सके, वरना आज के द्रोणाचार्य हजारों लाखों छात्रों के अंगूठे गुरु दक्षिणा में लेते रहेंगे, अर्थात मनमानी कर दलित पिछड़ों के साथ अन्याय करते रहेंगे। एक बात, Please wind up. Four more members are there in your party. बस 2 मिनट, Please, आप घड़ी देख के please 2 मिनट। conclude. एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसे तो हमारे शिक्षक, भारत के शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु कौन से मौलिक प्रयास किए हैं? भारत को अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो पहले शिक्षक को गुरु बनाइए, भारत स्वयं ही विश्व गुरु बन जाएगा। हमारी व्यवस्था में अपने शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा चुनाव, मतगणना, मतदाता पर्ची, पल्स पोलियो अभियान, जनगणना, मिड डे मील आदि बहुत से कार्य कराते हैं, जिससे जो उनका मूल कार्य है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना कहीं कहीं बाधित होता है, जिससे समाज पिछड़ता है और देश भी पिछड़ता है। इसलिए उनको अन्य विभागीय कार्यों से मुक्त किया जाए, प्रशासन अपना कार्य करे, शिक्षक अपना कार्य करे। बस 1 मिनट, अंतिम बात Please conclude. जी, मैं भारतवर्ष के शिक्षकों को नमन करता हूं जो सरकार एवं प्रशासन द्वारा दिए गए हर कार्य को सहज एवं सकुशल संपादित करते हैं, साथ ही बचे हुए समय में भारत के विद्यार्थियों के भविष्य को भी संवारते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, जिसे इस सरकार ने खत्म कर दिया है। शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय दिया जाए और पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए, इसे 2% बढ़ाकर 6% किया जाए। दलित एवं पिछड़ों के रिक्त पदों पर बैकलॉग के जरिए आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए। दलितों एवं पिछड़ों को स्कॉलरशिप अधिक से अधिक दी जाए। On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the demands for grants under the Ministry of Education for the year 2024-25. I rise today to voice my deep concern about the current state of education system. The government policies have not only failed to uplift the educational standards of our nation, but have also systematically eroded the foundational principles that ensure equal opportunity and holistic growth of our students. The importance of education cannot be overstated. Yet our nation has consistently underfunded this crucial sector, while the countries like China, Japan, South Korea invested heavily in education decades ago. Our India, our country, remains hesitant despite the Kothari Commission's recommendation in 1964 to increase educational expenditure to 60% of GDP. Our budget has never exceeded 3.5%. The National Education Policy 2020 reiterates this need, yet the government has shown little commitment to achieving it. Free and compulsory education is a fundamental right under our Constitution.
However, public expenditure on education has touched new lows, dropping to 2.7% under the Modi government. The inadequacies in our education system are glaring. Despite the imposition of a 4% education and health sales since 2019, which now funds 70% of all education spending, our education sector remains underfunded and overburdened. India has around 50,000 colleges and 1,100 universities, half of which are private. While enrollment has increased, the quality and uniformity of education have not kept pace. The ASER 2023, quote, Beyond Basics, unquote, report highlights that 25% of students aged 14 to 18 in rural India struggle to read even class 2 level text materials fluently in their native language. The budget neglects research and development, with only 3 Indian universities in the top 200 globally. Without substantial investment, our institutions struggle in the global arena, risking a brain drain. The budget also fails to prioritize skill development program, crucial for aligning educational outcomes with market needs. Inequitable access to higher education remains a concern, with inadequate enhancement to scholarship and financial aid. The failure to fund public institutions creates a fertile ground for privatization, widening the gap between the rich and poor. I stand to highlight the crisis of student suicide in Kota, where around 250,000 students suffer intense schedules and immense pressure. Out of 1 million JEE aspirants, only 10,000 make it to IIT. And for NEET, 2 million vie for 140,000 medical seats. The odds are scary and the stress is unbearable. The commercialization of coaching in Kota, valued at $500 million, adds to the problem. Misleading advertisement and isolating living conditions create a toxic mix of competition and loneliness. I would like to draw the attention of this House regarding NEET scam. The future of students across the country are in dark. Central government and the Minister of Education remains silent in this grave situation, in these important issues. I would like to request the Minister to take action to solve this problem. Said the West Bengal Assembly recently passed a resolution leveling NEET UG as an education scam, a claim that highlights the significant problems plaguing this exam under National Testing Agency. The inconsistent administration of NEET UG has had a detrimental impact on students and the medical community. The fluctuating difficulty level to the examination and the arbitrary awarding of grace marks have created an atmosphere of uncertainty and mistrust. In light of these issues, I would like to request the Honorable Education Minister to consider reinstating the state's previous joint entrance medical examination as proposed by the West Bengal Assembly. Sir, these would restore a sense of fairness and transparency. The systematic revision of our school textbooks under the current government poses a threat to our children's education and intellectual integrity. In 2018, the then Minister Satyapal Singh declared Darwin's theory of evolution, quote, scientifically wrong, unquote, and called for curriculum changes. By 2021-22, Darwin's theory was removed from class 9 and 10 syllabi. By 2022-23, it was removed from textbooks. Millions of students now lack formal education on a foundational theory of modern biology. Deleting chapter on significant Muslim rulers and their contribution from the NCERT's curriculum, omitting reference to events like the 2002 Gujarat riots, and altering narratives around Gandhi's assassination and promoting mythological theories over scientific ones have been widely criticized by academicians, with 33 academicians, including political scientist Yogendra Yadav and Suhas Palsikar, demanding the removal of their names from the current textbooks in 2023. These changes are leading to intellectual stagnation, political manipulation, and are targeting the intellectual vega of Indian students. So the past decade under the BJP-led NDA regime, budgetary allocation have significantly decreased. The Department of School Education and Literacy's share of the budget halved from 3.16% in 2013-14 to 1.53% in 2024-25. Government schools declined from 15,51,000 in 2018-19
to 14,89,115 in 2021-22, with private schools rising, creating accessibility issues for marginalized communities. An acute shortage of teachers exists, with 10 lakh vacancies out of 62.71 lakh sanctioned posts. Marginalized sections like scheduled castes, scheduled tribes, and minorities faced declining gross enrollment ratios at all levels. Without education, how is the government planning to ensure education for all? And without special educators, how is the government planning to ensure education for the special students? And sir, I would like to draw the attention of this House regarding Kasturba Gandhi School and Navodaya schools are facing acute teacher shortage problem. Under my parliamentary constituency, there are 2 Kasturba Gandhi schools in Bashanti and Kultuli. The infrastructure are, you cannot imagine the infrastructural condition. So I would like to draw the attention of this government to take action immediately and allot fund for this purpose. And sir, the government recent push for establishing campuses of foreign higher education institutions in India. While the intention behind this initiative may seem noble, but my question to the Honorable Minister, are we building bridges to opportunity or merely constructing a facade of accessibility? According to the cross-border education research team indicating that only a handful of top-tier universities have ventured abroad, will world-class universities like Harvard or Stanford truly find values in our soil? As former Education Minister, HRD Minister, Mr. Kapil Sibal rightly point out, that we cannot expect this institution to flock to India when only 41 institutions in China, of which only NYU Shanghai is of significant global standing, have established campuses. Are we to believe that India will somehow be different? Kapil Sibal's observation that foreign universities will, quote, serve not the needs of education but the poor, but the rich, unquote, resonates deeply. Moreover, the very nation of becoming a Vishwaguru, while inviting foreign institutions undermining our rich educational heritage. We cannot allow our rich traditions rooted in millennia of knowledge to be overshadowed by foreign influences. The great universities of Nalanda, Takshila, and Kavi Guru Rabindranath Thakur's Vishwa Bharati in Shantiniketan, West Bengal, once attracted scholars from around the world, not through the attraction of foreign campuses, but through the depth of knowledge and wisdom they offered. Sir, are we now abandoning this legacy in pursuit of fleeting recognition on the global stage? Sir, finally, I would like to draw the attention of this House. Sir, मुझे ये मौका मिला 10 साल उस पार्लियामेंट में उस सदन का बैठने के लिए, ये मुझे मेरा ये आशीर्वाद मेरा क्षेत्र का लोगों ने ही दिया। उस सदन का जो कॉरिडोर है उसके सामने एक नोटिस ऑफिस है सर, उस नोटिस ऑफिस के ठीक बिल्कुल सामने एक टूटा फूटा वुडन फर्नीचर के ऊपर एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग का चित्रकार है नंदलाल बोसु, who was a pioneer of modern Indian art and who became a principal of Kala Bhavan, विश्व भारती शांति निकेतन। सर, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से ये बोलना है, आप मुझे उस पिक्चर को अगर सम्मान नहीं दे सकते, मान नहीं दे सकते, वो इतना कूड़े अंधकार में पड़ा है सर, उसके ऊपर धूल जमा हुआ है, तो मुझे मिनिस्टर से इस इतना बड़ा सदन में अगर उनके लिए रखने के लिए एक जगह नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को दे दीजिए, हम उसे आर्ट गैलरी में रखेंगे, उसको मान देंगे। और सर, इस गवर्नमेंट ने तो कुछ सम्मान नहीं देता, हेरिटेज को नहीं रखता है। हम लोग ये सोचते, एक मिनट सर, हम लोग इस बड़े को प्रणाम करके हम जाए शुभकामनाएं। इस सदन का जो गांधी जी का स्टैचू था, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू था, वो तो हटा दिया, फिर उनको पुनः स्थापित कर दीजिए जो इस ट्रेडिशन को हम ले सके। थैंक यू सर, धन्यवाद। श्रीमती कनिमொழி। थैंक यू सर। அறிவும் மானமும் மனிதர்க்கு அழகு என்றார் தந்தை பெரியார். Sir, show the speaker, the one MP. அறிவு என்பது
கல்வியின் வழியாக பெறுவது. அந்த கல்வியின் வழியாக பெற்ற அறிவின் வழியாக சுயமரியாதையும் மானமும் என்ன என்பதை மக்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். இது இரண்டும் நடந்துவிடக் கூடாது. ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் என்றும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் வழி வழியாக எங்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது. இன்று அந்த வழியிலே அந்த மறுக்கப்பட்ட நியாயங்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய சில பேர் இன்று ஆட்சி நடத்தக்கூடிய நிலையிலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். பிஜேபியோடைய 2014 தேர்தல் அறிக்கையிலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் ஈல்ட்ஸ் தி ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த எடுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தினம் எதுவாக இருக்கும் என்று. யூபிஏ அரசாங்கத்திலே ஜிடிபியில 4.77% கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டிலே எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கல்விக்காக தமிழ்நாட்டு ஜிடிபியிலே 12% ஒதுக்கீடு செய்கிறார். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய நிதிநிலை அறிக்கையிலே இந்த ஆண்டு 2.5% கல்விக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அருகிலே இருக்கக்கூடிய பூட்டான்ல 8% ஒதுக்கீடு செய்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவிலே 6% கூட நாம் இன்று வரை தொடவில்லை. கல்வி என்பது பொது பட்டியலிலே இருக்கிறது. இட் இஸ் இன் தி கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசாங்கம் ஏதோ அது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக, அவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமை இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக நினைத்து கொண்டு நடந்து கொள்கிறார்கள். கல்விக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்படக்கூடிய நிதியில் 60% ஒன்றிய அரசாங்கம் தர வேண்டும், 40% மாநில அரசாங்கம் தரக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் உண்மை நிலை என்னவென்றால் செஸ் 4% ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் என்ற பெயரிலே வாங்குகிறார்கள். அது மாநிலங்களில் இருந்து சாதாரண சாமானிய மக்களிடமிருந்து வாங்கக்கூடிய அந்த நிதியில் கல்விக்காக ஒரு முக்கியமான தொகையை அவர்கள் ஒதுக்க வேண்டி இருக்கிறது. அப்படி பார்க்க போனால் கிட்டத்தட்ட 50% மேலாக கல்விக்காக நிதியை வழங்கி கொண்டிருப்பது மாநில அரசாங்கம் தான். கல்வி பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறது. அதற்கான அதிகமாக நிதியை தரக்கூடியவர்கள் நாங்கள். எங்களிடம் இருந்து வரி என்று சொல்லி, ஜிஎஸ்டி என்று சொல்லி எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நிதியை எல்லாம் வாங்கிக் கொள்கிறீர்கள். ஆனால் எங்களுக்கு மாநிலத்திற்கு தர வேண்டிய, கல்விக்காக தர வேண்டிய நிதியை வைத்துக் கொண்டு வழங்க மறுக்கிறீர்கள். இது எப்படி இருக்கிறது என்றால், மணிமேகலையின் கையிலே இருந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு பிச்சை பாத்திரத்தை வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இன்று மாநில அரசாங்கங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறது. You are dictating. You are holding us ransom. Shameful. SSA, Samagra Shiksha Abhiyan, Inclusive Education Program என்பது தமிழ்நாட்டு பொறுத்தவரை கிட்ட ஏறத்தாழ 3585 கோடி அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யூனியன் கவர்மெண்ட் காம்போனன்ட் 60%, 2151 கோடி. ஆனால் அந்த 2151 கோடியிலே இன்று வரை, ஜூன் மாதம் வழங்கப்பட வேண்டியது இன்று வரை 500 கோடி முதல் தவணையாக வழங்க வேண்டிய நிதி வழங்கப்படவில்லை. அதற்கு என்ன காரணம்? பிரதமரின் ஸ்ரீ பள்ளிக்கூடங்கள் என்ற ஒரு திட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது PM ஸ்ரீ ஸ்கூல்ஸ். அது கிட்டத்தட்ட புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் மீதும் திணிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது. எங்களுடைய முதலமைச்சர் தளபதி அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று வரை புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று திட்டவட்டமாக தெளிவாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனா அந்த கொள்கைக்காக இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு தரப்பட வேண்டிய 500 கோடியை தர மறுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது எப்படி இருக்கு? எங்க கிட்ட இருந்த பணத்தை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு புதிய கல்விக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால்தான் உங்களுக்கு நிதி வழங்கப்படும் என்றால், நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இல்லையா? தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லையா?
எங்கள் முதலமைச்சரை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லையா? நீங்கள் மட்டும்தான் மக்கள் பிரதிநிதிகளா? உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? உங்களுடைய இதே பிரதமர் குஜராத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது மாநில உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். இங்கே பிரதமரானவுடன் இன்று மாநிலத்தின் உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய ஒருவராக மாறியிருக்கிறார். எங்களுடைய கல்விக் கொள்கையிலே, எங்களுடைய மக்களுடைய நம்பிக்கையிலே, மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தின் உரிமைகளிலே தலையிடுவதற்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் யார் என்று நான் கேட்கிறேன். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய புதிய கல்விக் கொள்கை, இங்கே பேசியவர்கள் சொன்னார்கள் மும்மொழி கொள்கை என்றால் எங்களுக்கு என்ன தெரியாது, திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மொழிக் கொள்கையை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறது, ஏமாற்றுகிறது என்று. நான் கேட்கிறேன், உலகத்திலே வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்திலே மொழி போராட்டத்திலே உயிரை தியாகம் செய்த நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் காட்ட முடியுமா? உங்களுக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் இந்த நாட்டின் விடுதலை போராட்டத்தில் கூட நீங்கள் பங்கேற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதனால் உங்களுக்கு தியாகம் என்பது என்னவென்று புரியாது. இங்கே கேந்திரிய வித்யாலயங்கள், உங்களுக்கு உதாரணத்திற்காக நீங்கள் மொழிக் கொள்கையிலே எப்படி நடந்து கொள்வீர்கள் என்று உங்களுக்கு விளக்குவதற்காக, இங்கே இருக்கக்கூடிய சில பேருக்கு விளக்குவதற்காக நான் சொல்லுகிறேன். கேந்திரிய வித்யாலயங்களிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில மொழியை கற்றுத் தருவோம் என்று சொல்கிறீர்கள். தமிழ்நாட்டில் 45 கேந்திரிய வித்யாக்கள் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் நீங்கள் எப்படி தமிழை சொல்லி தருவீர்கள்? அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிலே 20 பேர் ஒரு வகுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இணைந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியரிடம் வந்து கோரிக்கை வைக்க வேண்டுமா? அப்படி கோரிக்கை வைத்தால் தமிழ் அங்கே ஒரு அதற்காக ஆசிரியர் நியமிக்கப்பட்டு, ஆசிரியர் கிடைத்தால் நியமிக்கப்பட்டு அங்கே தமிழ் சொல்லி தரப்படும். இது தமிழ்நாட்டிலே நாங்க கோரிக்கை வைத்து கெஞ்சி போராடி தமிழை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கேந்திரிய வித்யாக்களிலே 45 பள்ளிகளிலே 15 பள்ளிகளில் தான் தமிழ் சொல்லி தரப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளிலேயே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களை நம்பி மொழிக் கொள்கையிலே நீங்கள் நியாயமாக நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நாங்கள் எப்படி நினைக்க முடியும்? ஒவ்வொரு இடத்திலும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் டிக்கெட் வாங்க முடியல, அங்கேயும் ஹிந்தியை திணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த அரசாங்கம் எங்கள் மீது ஹிந்தியை திணிக்காது. ஹிந்தியை மட்டுமா திணிக்கிறீர்கள், சமஸ்கிருதத்தையும் திணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு வழியிலும் எப்படி நாங்கள் உங்களை நம்பி மொழிக் கொள்கையில நீங்கள் நியாயமாக நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்க முடியும்? அது மட்டும் இல்லை, எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் காலை உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 1,14,000 குழந்தைகளுக்கு மேல் காலை உணவு திட்டத்தால் பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததும் தமிழகம் என்ற பெருமையை நாங்கள் தனையும் சொல்லிக் கொள்வோம். ஆனால் PM போஷான் என்ற திட்டம் நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்த திட்டத்திற்கு இந்த அரசாங்கம் அந்த திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு 11,600 கோடி. அதுல குழந்தைகளுக்கு உணவு தரக்கூடிய திட்டத்திலே நீங்கள் ஒதுக்கீடு செய்திருப்பது 10,000 கோடி. உணவு குழந்தைகளுக்கு உணவு தரக்கூடிய இந்த PM போஷான் திட்டத்திற்கு கூட போதிய நிதியை ஒதுக்க முடியாத நீங்கள் எங்களுக்கு கல்வியை பற்றி சொல்லித் தருகிறீர்கள். நாங்கள் அதற்கு தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே போல நான் எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனல் சாம்பிள் சர்வேல இந்த நாட்டிலே அதிகமாக பெண் குழந்தைகள் பள்ளியிலிருந்து நிறுத்தப்படுவதற்கு காரணம் அவர்கள் வீட்டு வேலைகளை செய்ய இருப்பதால். ஆண் பிள்ளைகள் நிறுத்தப்படுவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸின் காரணமாக, தொழிலை அவர்கள் தொடங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்டி வருவதற்காக. இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையிலே நீங்கள் விஸ்வகர்மா என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்த பிள்ளைகளை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை எல்லாம் மறுத்து வழி வழியாக எந்த குலக்கல்வியை திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிட இயக்கமும் எதிர்க்கிறதோ அதே குலக்கல்வியை கொண்டு வந்து எங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பை, எதிர்காலத்தை நாசமாக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை எங்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? இதே போல மொழி திணிப்பை பற்றி சொல்லுவதென்றால், தெலுங்கானால நீங்க சொல்லக்கூடிய ஏகலைவா மாடல் ஸ்கூல்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 47 பேர் வேலைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலே. அதிலே 44 பேர் ஹரியானாவில் வந்திருக்கிறார்கள், தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளிலே கல்வி சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக.
எப்படி படிப்பாங்க அந்த பிள்ளைகள்? இப்படி புதிய கல்விக் கொள்கையின் வழியாக இந்த பள்ளிகளிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் கல்வியை கெடுப்பதற்கான ஒரு வழிவகையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களே தவிர அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்கவில்லை. அதே போல் ஹையர் எஜுகேஷன், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்கல்வியிலே நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டிய நிதியை குறைத்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள். அதை தாண்டி கிளஸ்டர் ஸ்கூல்ஸ், அதிகமாக மாணவர்கள் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாணவன் இருந்தால் ஒரு பள்ளியை மூடாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதிகமாக மாணவர்கள் இல்லை என்றால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை மூடிவிட்டு அந்த ஊரில் இருந்து பல கிலோமீட்டர் அதிகமாக தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே எல்லா மாணவர்களையும் கொண்டு வந்து கல்வியை நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லி தருவோம் என்றால் அந்த கிராமங்களிலே மலை பகுதிகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் எப்படி கல்வியை பெறுவார்கள் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா? அதே போல எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒவ்வொரு சின்ன ஊரிலும், ஈவன் ஸ்மால் டவுன்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வசதிகள் பெருகாத குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் நகரங்களிலே வந்து தங்கி படிக்க முடியாது, அவர்களுக்கு கல்வி கிடைக்காது, உயர்கல்வி கிடைக்காது என்பதற்காக அங்கே எல்லாம் கல்லூரிகளை உருவாக்கினார். அதனாலதான் நீங்க இன்னும் 30 வருஷம் பொறுத்து ஒரு கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்களே 50% உயர்கல்வியை எட்டி விடுவோம் என்று. அதை தமிழ்நாடு என்றோ தாண்டி விட்டதற்கு காரணம் சின்ன சின்ன ஊர்களிலே நாங்கள் அங்கே கல்லூரிகளை உருவாக்கி வைத்திருப்பதற்கு ஆனா அந்த செயல் திட்டத்தை கொண்டு வந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் வழியிலே வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்சி இந்த கல்லூரிகளை மூடக்கூடிய உங்களுடைய புதிய கல்விக் கொள்கையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நான் கேட்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் சொல்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்கள். கருத்துக்கள் நிறைய இருக்கு, ஆனால் சீக்கிரம் முடிக்கிறேன். நீட் எங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சாதாரண குடும்பங்களை சார்ந்த கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் படிப்பதற்காக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளை கொண்டு வந்தார்கள். நீங்கள் நீட் பரீட்சைகளை கொண்டு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் கனவுகளை எல்லாம் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். எத்தனை பேர், எத்தனை மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை. ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு ஒரே ஒரு தொழில் மற்றும் வளர்ந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 5750 கோடி கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த கோச்சிங் ஸ்கூல் இது மட்டும்தான் வளர்ந்திருக்கு. NTA 28 எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. யாராவது ஒருத்தர் வந்து அரசாங்கத்தில் இருந்து அங்கே நிரந்தர பணியில இருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை. நீங்க சொன்ன பதில் தான் நான் கேட்ட கேள்விக்கு. There is not one single person who is a permanent employee and who is answerable. அப்ப கேள்வித்தாள்கள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை எப்படி பாதுகாப்பீர்கள்? இதைத்தான் எங்களுடைய முதலமைச்சர் முதல் நாளிலிருந்து இந்த நீட் பரீட்சைகள் தேவையில்லை 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 என்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். புதிய கல்விக் கொள்கையில உங்களுக்கு மறந்துடுது, இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு, பொதுப்பட்டியல்ல இருக்குன்னு. அதனால நீங்க சிலபஸையும் நீங்க தான் உருவாக்குவேன் என்கிறீர்கள். நீங்க உருவாக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை, இந்த நாட்டின் நாகரீகத்தை, அரசியல் வரலாற்றை சொல்லித் தரும் என்கிறீர்கள். நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அரசியல் வரலாறு என்ன? முகலாய மன்னர்களை பற்றி பேச மாட்டீர்கள். மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கொல்லப்பட்டதை பற்றி உங்கள் அரசியல் வரலாறு பேசாது. தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை பற்றி பேச மாட்டீர்கள். பெரியாரை பற்றி நிச்சயமாக பேச மாட்டீர்கள். ஆனால் ஒரு தலைவர் அந்தமான் சிறையில் இருந்து புல்புல் பறவையின் மீது ஏறி, புல்புல் பறவையா ப்ரூம்ஸ்டிக்கான்னு எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒன்றில் ஏறி அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே பறந்து வந்தார் என்று உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் சொல்லி தருது. இதுவா சயின்டிபிக் டெம்பர்? இதையா மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி தருவீர்கள், நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? நேற்று இந்த அவையிலே திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்பது காலம் காலமாக ஜாதி என்ற அந்த அமைப்பை ஒழிக்க வேண்டும், ஜாதி என்ற அந்த கட்டமைப்பை உடைக்க வேண்டும் என்று பாடுபடக்கூடியவர்கள்.
நீதி கட்சியில் இருந்து தந்தை பெரியாரில் இருந்து பேரறிஞர் அண்ணாவில் இருந்து தலைவர் கலைஞர் இன்று எங்களுடைய முதலமைச்சர் வரை இதற்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். நேற்று இந்த அவையிலே நான் வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன், ஒரு தாயின் வருத்தத்தோடு, ஒரு தந்தையின் வருத்தத்தோடு, ஒரு சகோதரியின் வருத்தத்தோடு இதை இங்கே பதிவு செய்கிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அவையிலே a member of parliament இன்னொருவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார், உனக்கு உன் ஜாதி என்ன என்று தெரியாது என்று. அந்த ஜாதி என்று என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதிலே என்ன பெருமை இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஜாதி அற்றவனாக வாழ்வதில் தான் பெருமை இருக்கிறது என்பதுதான் திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கை. அதைவிட வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அந்த பேச்சை ஆதரித்து பாராட்டி இந்த நாட்டின் பிரதமர் பேசுகிறார். ஜாதி என்பது பெருமை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்சி ஜாதியின் பெருமையை பற்றி பேசுவது, ஜாதி தெரியாதவர்களை இழிவுபடுத்துவதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரதமர் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சிலபஸை தமிழ்நாடு எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. எங்கள் முதலமைச்சர் கடைசி வரை போராடுவார், நாங்களும் போராடுவோம். வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak about education, which is a subject very close to my heart. Before I speak for the demand for grants for the Ministry of Education, I'd like to just respond to some comments by the opposition, where they mentioned about the division of budget over the number of students. I'd like to highlight here that, as was mentioned by members of the opposition, education is a concurrent budget item. It's a concurrent subject, and whatever budget is being spent by the central government is on central government institutions and not on state government institutions and not on private institutions. So the number should be divided by students and faculty members and staff that are in central government institutions. And any drop in the number of schools, amount of budget that is being spent, I think every state is accountable to speak about it, because schools are largely run by state governments and not by central government. So I think we should be careful about how we attribute blame. And I think in this changing world, it's very important for us to recognize what is the role of government. Is it to spend money only, or is it also to enable? I think there's a balance between the both. It is to regulate, is to create good policies for the growth of the education ecosystem, and for those who can afford it, providing high quality education. And for those who can't, I think the government should step in and invest into the future of such citizens of India. So with these prefacing comments, I'd like to get into the demand for grants for the Ministry of Education. I'm only speaking about the Ministry of Education, not commenting on the budget for skill development or entrepreneurship. And I would like to get into specific points appreciating the government. I think overall, the budget has increased from about 1,12,000 crores to 1,20,000 crores over the last year. And I think that's about a 7% increase. We're beating inflation, but as a fellow educator myself, I always hope that we are able to give more money to education, and I think that will keep happening. Going into specific issues, I think the Kendriya Vidyalaya Sangathan, the increase of 11% from 8,300 crores to 9,300 crores is reinstating this strong commitment to enhancing these quality schools in India. The PM Shri program was mentioned. The budget has been increased from 4,000 to 6,050 crores from last year. And this is a strong commitment to enhancing the education infrastructure and quality across India. Currently, about 10,855 schools have been impacted across 763 districts. And there's a target of impacting more than 14,500 schools through this program. I'd like to also appreciate the STARS program budget, which is largely to improve teacher effectiveness through specialized teacher training. And right now we've got about 3,75,000 schools impacted, 15 lakh teachers trained through this program, and about 4,40,000 crore students who have benefited across 6 states. I mentioned this in my speech on the budget, and I think I'd like to mention it again here on education. I'd like to specifically appreciate the e-vouchers being provided to about 1 lakh students every year to secure loans of up to 10 lakhs to pursue higher education in domestic institutions, and the 3% interest subvention on student loans. On higher education, a subject very close to my heart, the budget has increased by 8% since last year. And two aspects in particular: the budget to world-class institutions, like the Institutes of Eminence, has increased by 20% from 1,500 crores to 1,800 crores this year. And the support to central universities has increased by a large 38%, from about 11,500 crores to close to 16,000 crores now. The one thing I'd like to request here, sir, is while the allocation has increased overall,
The budget for the Central University of Andhra Pradesh and the Central Tribal University of Andhra Pradesh, which are subjects of the AP Reorganization Act, have been subsumed into the larger support to central universities. I request that the budget, whatever has to be allocated to these two specific universities in Andhra Pradesh, continue as expected in the Act, and we are supported to establish them as soon as possible. I'd like to then go over the achievements of NDA over the last 10 years. I think one of the foremost things has been the new education policy that was announced about 4 years ago, and various aspects of implementation are between the states and the center. There's a huge responsibility on the state governments, on the central government to really see this into reality, because the language of the NEP, as an educator myself, is something that I'm really looking forward to seeing in reality. What are the achievements of the central government? Speakers of the government and representing the BJP have spoken also about the number of universities that have increased from 700 to 1100, number of colleges that have increased from 37,000 to 44,000. The number of central government institutions, the institutes of national importance, have doubled from 75 to about 149 in 2020-21, and more have come in the last 2-3 years. The educational outcomes have been spoken by speakers before me, but I'd like to reinstate my appreciation for the increase in women enrolled from 1.5 crores to 2.1 crores, close to 2.1 crores, indicating a 32% jump in women enrollment. And the ratio between male and female students in higher education is 1 to 1.01. So that's a fantastic improvement, and that means that more women are actually coming into education than before. And I appreciate the government's efforts in achieving that. The 7th pay that was implemented in 2016 for faculty and teacher salaries and staff salaries across institutions in the state and the center, I think has done a great job in making education an attractive employment opportunity for citizens of India. We run a private university and we pay salaries, and we are constantly competing with government institutions on attracting talent. And we still fight for talent vis-a-vis those who go to institutions like the IITs and the IIMs. And I think the benefits that the government provide and the stability that the government provide really attract high-quality talent into educational institutions in the government. The private sector is growing. As was mentioned, about 50% of the students and faculty are in private sector institutions. But I fear that many private institutions are not able to recruit faculty at the quality that the government institutions are able to. Another measure that has come about a decade ago is the NIRF, the rankings for institutions across the country. And now I think it's made a very clear race for institutions everywhere that if you want to recognize, you want to get recognition, you want to get access well on these rankings. I want to request the more attention to this one. Make you think bigger and for your dreams more human. I started here, and I mentor learners today. Given me the leverage.